नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम फिर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जो पिछले बार केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई हुई थी, उसमें केजरीवाल के खिलाफ जज साहब ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था और उसी की सुनवाई हुई थी कल। तो कोर्ट ने क्या कहा और एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में थी, एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर। और जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रू साहब, उन्होंने क्या कहा, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्यों उनकी जमानत खारिज हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी और केजरीवाल को वहाँ से जमानत दे दी गई थी, उसके बाद CBI ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी गए थे कोर्ट में कि इनकी गिरफ्तारी ही अवैध है। ये दोनों मामले में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ED की गिरफ्तारी के मामले में भी कह रहे हैं और CBI के मामले में भी यही आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी अवैध है। ये केस जब शुरू हुआ था, आप सभी को पता है कि ED के द्वारा लगातार केजरीवाल को समन्स दिए जा रहे थे और जब समन्स दिए जा रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे, ED कौन होता है समन्स देने वाला, हमारे वकील जवाब देंगे, हम पेश नहीं होंगे। इसी तरह की भ्रामक प्रवृत्ति आपने शुरू से देखा है, अरविंद केजरीवाल ने अपनाया है। और जब ये इनको चुनाव के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी को लगा कि ये एक बेस्ट ग्राउंड मिल गया है, अब इसके आधार पर हम केजरीवाल को जमानत तो दिलवा ही देंगे। और बदले में उनको क्या चाहिए था, ये भी आप सभी ने देखा, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। जो अरविंद केजरीवाल के PA था, स्वाति मालीवाल के साथ क्या घटना घटी अरविंद केजरीवाल के घर में, वो आप सभी को पता है, क्योंकि वो स्वाति मालीवाल को रिज़ाइन करवा करके अभिषेक मनु सिंघवी को उनकी जगह राज्यसभा भेजना चाहते थे। भाई, इतना पैसा दे रहे हैं लड़ने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को, बिना पैसे का तो ये एक कदम भी आगे ना बढ़ाए। और इसके चलते ये सारी घटनाएं घटी। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन एक बात और भी है, ये सारे जो वकील है ना, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोगों का जो वर्चस्व कर लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट में तो चलता है, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की जो बात आती है, इसमें इनका चलता नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटाए। और सुप्रीम कोर्ट से ED के मामले में केजरीवाल को जमानत भी मिल गई थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी को एक ग्राउंड मिला कि अब तो हाई कोर्ट से भी हम जमानत ले ही लेंगे। और ये लोग ग्राउंड क्या देते हैं, ऐसे ऐसे ग्राउंड्स देते हैं जो कि आदमी को विश्वास ही नहीं होता। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। ये तो यहाँ तक करते हैं, इस केस में ये पाकिस्तान का भी जिक्र ले आते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को किस तरह से अंदर किया गया, उनके साथ किस तरह से हो रहा, उसका भी हवाला देने लगे आजकल। सोच लीजिए कि ये कहाँ का ये मामला क्या था। ये इसमें 3 पिटीशन था। एक था CBI ने जो गिरफ्तारी की है वो अवैध है। दूसरा, रेगुलर जमानत की अपील की गई थी, और अगर रेगुलर जमानत नहीं मिलती है तो अंतरिम जमानत कम से कम दे दी जाए।
ये तीनों पिटीशन एक साथ इस पे सुनवाई कल हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ये मान रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी नियम के दायरे में, संविधान के दायरे में और सब कुछ उसी के हिसाब से किया गया है। कहीं भी किसी तरह की उन्हें इसमें कमी नज़र नहीं आ रही है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की ये जो तीनों याचिका थी ये हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि अगर आपको जमानत चाहिए तो आप निचली अदालत में जाइए, ये नहीं कि यहाँ से सीधा फिर छलांग मार दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं चलेगा। आप अपनी जमानत की सुनवाई के लिए निचली अदालत में जाइए। कहने का मतलब है कि जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं कि कानून अपने बाप की जागीर है, जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ लेंगे, मुझे तो ये बड़े बड़े जो अदालतों के वकील होते हैं कैसे केस को तोड़ते और मड़ोड़ते हैं, साक्ष्य को, ये भी देखकर बड़ा आश्चर्य लगता है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग, उसमें तो किसी को डेट पर डेट ही मिलता है, लेकिन इन जैसे नेताओं को आज ये पिटीशन लगाएंगे और हो सकता है आधे घंटे के बाद ही इनकी सुनवाई हो जाए। आखिर ऐसा क्या है भाई? यही तो इस देश की जनता जानना चाहती है। ये आप सभी के लिए क्यों नहीं लागू करते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जब से अरविंद केजरीवाल का केस स्टार्ट हुआ तब से चला है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का अधिकार है। अब इसमें भी एल्डरमैन क्या होता है ये भी आप सभी को जानना चाहिए। जिस प्रकार से राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो 10 एमएलसी नियुक्त कर सकते हैं, उसी तरह से एमसीडी में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो होता है वो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, उसको सरकार से पूछने का कोई अधिकार नहीं। इसी के खिलाफ दिल्ली सरकार कोर्ट में गई थी, तो क्या हुआ वो भी बताता हूँ। ये मामला 2.5 साल पहले का केस था, एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर। इसकी सुनवाई 1.5 साल पहले हो गई थी और इसके फैसले को सुरक्षित रख लिए गए थे। सोचिए, 2.5 साल का मामला, 1.5 साल पहले इस पर फैसला आ गया, उस फैसले को सुनवाई नहीं की गई, सुरक्षित रख के आज 14 महीने के बाद इस पर फैसला आया। इसमें जज साहब क्या कहते हैं, एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं एलजी। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत एलजी को अपने विवेक से काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, अधिनियम की धारा 3 और 3B जैसा कि समय समय पर संशोधित किया जाता है, ये जो एक्ट हैं ये संशोधित होते रहते हैं। स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल को निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देती है। प्रयोग की जाने वाली शक्ति उपराज्यपाल की वैधानिक शक्ति है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति। ये स्पष्ट तौर पे हाईकोर्ट कह रही है। इस तरह से दिल्ली के एलजी अपने विवेक के मुताबिक
कार्य कर सकते हैं। वही जो मैंने कहा कि 14 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रहा फैसला। इसकी सुनवाई हो गई थी 14 महीने पहले और 2.5 साल पुराना मामला था ये। उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि 1993 के एक्ट के उपराज्यपाल को यह अधिकार मिला हुआ है। 1993 में जो एक्ट है उसके तहत उपराज्यपाल को ये अधिकार हासिल है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसी को चुनौती दी गई थी। अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1991 से अनुच्छेद 239 ए के प्रभावी होने के बाद यह पहली बार है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसी नियुक्ति की है जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को यह शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत सरकार की होती है। ये दिल्ली सरकार की ओर से इन नियमों का हवाला देते हुए कहा गया। हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि कई महीनों तक फैसला जो लटकाया जाता है ये नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने जो आरोप लगाया उसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया। और आप देखते होंगे कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो केजरीवाल के दाएं और बाएं रहने वाले जो 4 लोग आपको दिखते हैं, उनका यही काम रहता है। आरोप लगा दो, केंद्र सरकार पे लगा दो कि एलजी पे लगा दो, काम करने नहीं देता। पानी नहीं आ रहा है तो हरियाणा पे आरोप लगा दो कि भाई वो पानी नहीं छोड़ता इसलिए दिल्ली डूब जाने से। वहाँ की मेयर है शैली ओबराय, वो भाषण देती हैं कि इस बार मानसून एंजॉय करेंगे और दिल्ली में किस प्रकार की घटना हुई। इन सभी बातों से आप लोग वाकिफ हो। एक और बात है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, ये कहीं सेमिनार में गए थे, बोल रहे थे कि हाईकोर्ट जजों द्वारा सुनवाई के बाद कई महीनों तक फैसला सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति चिंताजनक। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी जो SC/ST एक्ट की सुनवाई हुई ये भी फरवरी में हो गया था। इसके सुनवाई फरवरी में पूरे हो गए थे। फिर आपने इसको चुनाव होने तक क्यों पेंडिंग रखा? अभी जाकर के इस पे फैसला क्यों सुनाया? आपको ये भी बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे मामले में फैसले सुरक्षित रखकर महीनों बरसों बाद उस पर फैसला सुनाए जाते हैं। तो ये सिर्फ हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस्तेमाल कीजिए। आपसे यही विनती है, क्योंकि जितने भी कोर्ट हैं वो एक ही कानून के तहत चलते हैं। और रही बात, जब चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठा और जब बैंकों ने सफाई दी कि मुझे समय चाहिए इसको सही रूप से, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट कितना नाराज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट हमको चाहिए तो चाहिए, हमको 1 दिन में चाहिए, हमको 24 घंटे में चाहिए, हमको 10 बजे तक चाहिए, इसको आप अपने वेबसाइट पे डालिए, ये कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रवैये से ये लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको एकदम किसी भी हाल में लागू करवा के सार्वजनिक करवाना ही है। अब इस पे भी सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के मनसे पे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको लेकर, क्या हो गया इसको आपको लागू करवा देने से, और क्यों आप इतनी हड़बड़ी दिखा रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से अपील यही हम लोग करना चाहेंगे कि आज भी इस देश में
कानून और न्यायपालिका सर्वोपरि है। इसलिए आप भी और आपके जो जज साहब हैं उनकी भी गरिमा वैसी ही बनी रहनी चाहिए जैसा आज तक हुआ है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिस पर लोगों के सवाल उठते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, खबर यही थी केजरीवाल को लेकर, और जिस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है, देखिए इस बार दिल्ली में क्या होता है, आगे क्या सुनवाई होगी इस पर भी देखना होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए रहते हैं। अगर आपको सहयोग करना हो तो आप उस पर भी जा कर के कर सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।